हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है साहित्य चिंतन। और इसकी ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें टोटल 4 यूनिट है इस सब्जेक्ट में। चारों की चारों यूनिट से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराने जा रहा हूँ। तो यही एग्जाम में आपके छपने वाला है, यानी यही चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम, हमारा ग्रुप है एकलव्य स्नातक 1 के नाम से, इसको जाके सर्च कीजिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं इसको समझेंगे कि एक टॉपिक आपको डिटेल में करा दूंगा। आधुनिक हिंदी काव्य का परिचय। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आधुनिक हिंदी काव्य है क्या। ठीक है, इसके परिचय को समझते हैं। तो देखिए, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, यानी बहुत सारे नए नए चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति और हमारा जीवन ये बदलने लगा है। ठीक है, यानी हमारा समाज बदला, राजनीति बदली, हमारा कल्चर बदला और हमारे जीवन में बदलाव आया। तो इन परिवर्तनों का प्रभाव जो था वो कविताओं पे, यानी हमारे साहित्य लिटरेचर पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, और केवल कविताओं में ही नहीं बल्कि कहानियों में, हमारे उपन्यास में, हर जगह आपको ये जो बदलाव था इसका प्रभाव देखने को मिला। तो इस काल में नई काव्य विधाओं का विकास हुआ। काव्य का मतलब कविता से है। ठीक है, यानी नई कविता की विधा का विकास इस काल में हुआ है और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है आख्यान परक कविता। अब ये क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे, अभी फिलहाल आप इतना समझ लो। फिर दूसरा है नवगीत कविता, तीसरा है प्रगीतात्मक कविताएं, चौथा है मुक्त छंद कविताएं और पांचवा है छंद मुक्त कविता। ठीक है, ये देखो, मुक्त छंद और छंद मुक्त आपको पढ़ने में एक जैसा लग रहा होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है बस, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, एक अंतर होता है जो कि हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारी आधुनिक हिंदी काव्य में समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे ही हमारा समाज बदला, राजनीति बदली, संस्कृति बदली, व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आने लगा, तो उसका प्रभाव कविताओं में भी देखने को मिला। ठीक है, तो नई काव्य विधाएं हमारे सामने आने लगी। इन विधाओं ने आधुनिक मनुष्य, यानी आज के समय का जो मनुष्य है, उसके दुख, उसका संघर्ष, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स, उसके विचार, इन सबको कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आख्यान परक कविता। आख्यान में मतलब जिसमें आपको कोई कहानी हो, यानी उस कविता में कोई कहानी चल रही है। ठीक है, यानी जिस कविता में किसी कहानी के बारे में, किसी घटना के बारे में या किसी पात्र या कोई ऐतिहासिक प्रसंग के बारे में वर्णन किया जाता हो, उसको हम आख्यान परक कविता कहते हैं। यानी एक ऐसी कविता जिसमें कोई कहानी की बात चल रही हो, किसी घटना की बात चल रही हो, ठीक है, किसी कैरेक्टर की बात चल रही हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आख्यान परक कविता। इसमें क्या होता है, इसमें कथा भी होती है, यानी कहानी की तरह वर्णन भी होता है, और कविता की सुंदरता भी होती है, यानी कवि काव्य वाली सुंदरता भी मिलेगी और कहानी वाली व्याख्या भी आपको मिलेगी। तो दोनों चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आख्यान का मतलब क्या होता है, आख्यान का मतलब होता है कोई कथा या कोई कहानी या फिर कोई वर्णन। ठीक है, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन चल रहा हो। अब आख्यान जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पौराणिक आख्यान हो जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक आख्यान हो जाएगा, साहित्यिक आख्यान हो जाएगा। तो ये सारे आख्यान के प्रकार हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषता में आप देखोगे कथा प्रधान कविता, यानी कुछ ऐसी कविताएं होती है जो कथा प्रधान होती है, यानी जिसमें आपको कहानी देखने को मिलेगी। यानी कविता है वैसे तो, पर उसमें किसी ना किसी चीज की कहानी चल रही है। ठीक है, फिर रोचक शैली, यानी उसका जो लिखने का स्टाइल होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, यानी रोचक होता है। ठीक है, इसके जो पात्र होते हैं, इसके जो कैरेक्टर होते हैं, इसमें जो घटनाएं होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कल्पनाओं का मिश्रण किया जाता है। इसमें लय भी देखने को मिलेगी, क्योंकि काव्य की विशेषता ही उसकी लय होती है और काव्यात्मकता देखने को मिलती है। तो ये इसकी कुछ विशेषता है। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मान लो रामायण हो गई, महाभारत हो गई, पद्मावत हो गई, ये क्या है, इसमें ये एक ऐसा काव्य है जिसमें आपको एक कहानी के रूप में सारी चीजों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, महत्व क्या होता है, इसका महत्व होता है मनोरंजन। ठीक है, यानी कि जो पाठक हैं, जो उसको पढ़ने वाले हैं, उनका मनोरंजन हो सके। फिर आदर्श प्रस्तुत करना, यानी एक आदर्श जीवन कैसा हो सकता है, आदर्श व्यक्ति कैसा हो सकता है, आदर्श व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, आदर्श संस्कृति कैसे हो सकती है, ठीक है, आदर्श विचार कैसे हो सकते हैं, ये सारी बातों का की जानकारी देना। फिर संस्कृति, यानी हमारा कल्चर जो है, हमारा जो इतिहास है, उसको सुरक्षित रखना। तो ये सब क्या होते हैं, इसके महत्व होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा नवगीत। ठीक है, तो देखिए, आधुनिक जीवन की समस्याएं। आज के समय में लोगों का जो जीवन है बहुत जटिल हो गया है, बहुत तरह की समस्या है, बहुत संघर्ष है उनके जीवन में। ठीक है, यानी उनकी समस्या, उनके संघर्ष और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने वाले जो नए प्रकार के गीत हैं,
उसको हम नवगीत कहते हैं। ठीक है, नवगीत यानी नए प्रकार का गीत। उसमें क्या है, मनुष्य के जीवन में जो समस्या है वो दिखती है, जो उसके जीवन में संघर्ष है वो दिखता है। ठीक है, तो ये पारंपरिक जो गीत थे, जो हमारे ट्रेडिशनल गीत होते थे, उससे थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, यानी ये आधुनिक संवेदनाओं वाले गीत हैं। जो हमारे पुराने टाइम पे जो गीत चल रहे थे उससे ये बिल्कुल अलग होते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि आधुनिक जीवन का इसमें चित्रण होता है। यानी ये जो गीत होंगे इसमें आपको आधुनिक जीवन में क्या है, लोगों के तनाव है, ठीक है, संघर्ष है, तो आपको तनाव संघर्ष दिखेगा, अकेलापन दिखेगा, ठीक है, सामाजिक समस्याएं देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है कि सरल भाषा। इनकी भाषा बिल्कुल सरल सिंपल होती है। ठीक है, समझने योग्य होती है कि आप उसे देख सकते सुन सकते हो, और सुनकर आप उसे समझ सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो। फिर लय और संगीत, यानी ये जो गीत होते हैं इसमें गेयता होती है। गेयता का मतलब होता है इसको गाया जा सकता है। ठीक है, फिर सामाजिक चेतना, यानी समाज और राजनीति के विषय को भी उठाया जाता है। नई शैली, यानी पुरानी जो रूढ़ियां थी उससे अलग बिल्कुल एक नई अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, फिर प्रमुख नवगीतकार शंभुनाथ सिंह हो गए, महेश्वर तिवारी हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, ओम प्रभाकर हो गए। ये कुछ ऐसे नवगीतकार हैं जिन्होंने नवगीत लिखा है। ठीक है, नवगीत का महत्व क्या था, आधुनिक जो मनुष्य है उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है, ये समाज को जागरूक करता है, यानी समाज में जागरूकता फैलाता है, और साहित्य यानी जो लिटरेचर है उसको एक नई दिशा देने का काम करता है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आता है प्रगीतात्मक कविता, यानी जो लिरिकल होते हैं, यानी जिसमें लिरिक्स होते हैं। जैसे आप कोई गाना होता है, गाने को आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, उसके लिरिक्स ढूंढते हो, क्योंकि मान लो मुझे कोई गाना गाना है, अब मुझे उसके लिरिक्स ही याद नहीं है, उसके बोल याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाकर उसको सर्च करूंगा, खोलूंगा, ठीक है, उसको फिर मैं उसको पढ़ पढ़ के गा दूंगा। तो यही चीज़ है, ये प्रगात्मकता प्रगीतात्मक कविताएं होती हैं। जिस कविता में कवि अपनी व्यक्तिगत भावना, यानी कवि जो है अपनी खुद की भावनाओं और अपने अनुभव को संगीतात्मक ढंग से व्यक्त करता है, तो इसे हम प्रगीतात्मक कविता कहते हैं। ठीक है, प्रमुख भाव क्या है इसमें, इसमें प्रेम देखने को मिलेगा, यानी प्रेम से रिलेटेड गीत हो सकते हैं। सैड सॉन्ग यानी दुख से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, कविताएं हो सकती हैं। खुशी, पीड़ा, अकेलापन, ये सब देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता क्या होती है, वैयक्तिकता, यानी ये कवि जो होता है उसकी निजी भावनाओं को दिखा रहा होता है। गेयता, यानी इसको गाया जा सकता है। भावुकता, इसमें आपको कहीं ना कहीं भाविकता, ठीक है, आपको इमोशनल करेंगे ये। और संक्षिप्तता, यानी छोटी होंगे, छोटे कविताएं होंगी लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होंगी। ठीक है, संगीतात्मकता, यानी लय और मधुरता दोनों आपको इसमें देखने को मिलेगी। फिर प्रगीत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसको लिरिक्स कहा जाता है। ठीक है, और प्रमुख प्रगीत कवि जो है महादेवी वर्मा हो जाएंगे, निराला हो जाएंगे, पंत जी हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। इनकी जो काव्य है वो प्रगीतात्मक काव्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब देखो, मुक्त छंद कविता और एक छंद मुक्त कविता, दो तरीके की कविता होती है, इसको समझते हैं। यानी जिस कविता में पारंपरिक छंद, जो पुराने समय से जो छंद चले आ रहे थे उसके नियम का पालन नहीं किया गया, यानी जो प्राचीन समय से जो छंद में लिखा जाता था उस नियम को फॉलो नहीं किया गया, तो ऐसी कविताओं को हम मुक्त छंद कहेंगे। ठीक है, यानी छंदों से स्वतंत्र कोई छंद नहीं है इसमें। इसमें निश्चित मात्रा में तुक का बंधन नहीं होगा, क्योंकि कविता जो होती है उसमें तुकबंदी होती है, यानी पहली लाइन दूसरी लाइन कहीं ना कहीं मैच कर रही होती है। ठीक है, तुकबंदी बनती है, लेकिन इसमें तुकबंदी आपको नहीं दिखेगा, यानी इसमें तुक का बंधन नहीं मिलता। फिर विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, कवि खुलकर अपने विचार व्यक्त करता है, तुकबंदी करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर प्राकृतिक लय, यानी आंतरिक लय जो होती है वो तो बनी रहती है, क्योंकि कविता है तो लय तो होगी इसमें। आधुनिकता, यानी नई सोच और आधुनिक जीवन का चित्रण आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर ये जो मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं ये निराला जी है, इनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कविता थी जूही की कली। फिर इसके बाद है मुक्त छंद, अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे छंद मुक्त। अब सुनने में एक जैसा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए, जिस कविता में पूरी तरीके से छंद का त्याग कर दिया गया हो, कोई छंद ही ना हो जिसमें, उसको छंद मुक्त कविता कहा जाएगा। यह आधुनिक जीवन की जटिलता और यथार्थ को व्यक्त करने वाली कविताएं होती हैं। इसकी विशेषता क्या है, सीधी और सरल होंगी, छंद नहीं होगा, तुकबंदी आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी, सीधी भाषा में, सरल भाषा में यह कविता आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक यथार्थ, यानी समाज में जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है वो आपको दिखाएगी। इसमें आपको विद्रोह संघर्ष की भावना देखने को मिलेगी, और नई अभिव्यक्ति शैली भी आपको इस कविताओं में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर करते हैं, मुक्त छंद कविता और छंद मुक्त कविता। तो मुक्त छंद कविता जो होती है इसमें लय आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको लय की कोई आवश्यकता नहीं होती।
यहाँ पे छंद के नियम जो होते हैं वो टूटते हैं, और यहाँ पे तो पूरी तरीके से छंद को ही समाप्त कर दिया जाता है। कविता में संगीतात्मकता तो रहती है, लेकिन यहाँ पे सीधी अभिव्यक्ति होती है, डायरेक्ट आपको कोई संगीतात्मकता देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ ये निराला जी इसके प्रमुख कवि थे, तो यहाँ पे नई कविता के जो जितने भी कवि हैं वो सब इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी काव्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य को क्या देते हैं, नई दिशा देते हैं। इन विधाओं में आधुनिक जीवन के जो संघर्ष हैं, भावनाएं हैं, सामाजिक चेतना है, ये आपको दिखाई देगी, ठीक है। आख्यान पर कविता की बात करें तो ये कथा प्रधान होगी। नवगीत में आपको आधुनिक संवेदना देखने को मिलती है, ठीक है। रियल लाइफ आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो देखने को मिलेगा। पर गीतात्मक जो कविता है ये व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, जो पर्सनल, जो मतलब किसी लेखक जो लिखने वाले हैं उसकी जो भावनाएं हैं वो उसमें दिखेंगी। मुक्त छंद कविता में स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। तो ये सारी चीजें जो है हिंदी को एक मतलब समृद्ध बनाती है, ठीक है, हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाती है। तो ये हमको यूनिट 1 में देखना था। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो आधुनिक हिंदी गद्य का परिचय। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में केवल कविता ही नहीं है, आप ये मत सोचना केवल काव्य में परिवर्तन आया है, बल्कि अनेक गद्य विधाओं में भी परिवर्तन आया है। गद्य विधा में आपकी कहानी हो जाएंगी, आपके जो उपन्यास हो जाएंगे, नाटक हो जाएंगे, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। समाज, राजनीति, शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव से नई नई गद्य विधाएं भी सामने आई हैं, जिसमें इस काल के जो लेखक थे उन्होंने उस समाज की जो समस्या थी, ठीक है, मानव का जो जीवन है, मानव के जीवन में जो संघर्ष है, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको गद्य के माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है। यानी केवल काव्य में नहीं बल्कि गद्य में भी यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आधुनिक काल का अर्थ क्या है, यानी आधुनिक काल का मतलब है नया, परिवर्तन वाला काल, नई सोच वाला काल, ठीक है। यानी ऐसा काल जो नया काल हो, जिसमें परिवर्तन हुआ हो, जो नई सोच सामने आई हो, तो उसको आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल में साहित्य में यथार्थवाद यानी रियलिटी, वास्तविकता दिखेगा। साहित्यिक सामाजिक चेतना, यानी समाज में जो लोग जागरूक हो रहे हैं उनकी जागरूकता, उनकी चेतना दिखेगी। मानव जीवन की समस्या जो है उसका सही चित्रण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधा है वो क्या क्या है, तो इसमें आपका उपन्यास यानी नॉवेल्स आ जाते हैं, आपकी कहानियां आ जाती हैं, नाटक आ जाते हैं, निबंध आ जाते हैं, आत्मकथाएं आ जाएंगी, जीवनी आ जाएगी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, डायरी, ये सब क्या है, ये सब गद्य विधा है। तो इन सब में परिवर्तन आया है आधुनिक काल में, तो वही आपको यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास, यानी जो कि होता है नॉवल। उपन्यास गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें मानव जीवन का और उसके समाज का, उसकी घटनाओं का, उसके पात्रों का बहुत विस्तृत वर्णन होता है। नोवेल जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। इसमें बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, ये लंबी कथा होती है, यानी बहुत बड़ी बड़ी कथा होती है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, सामाजिक जीवन का चित्रण किया जाता है, यथार्थवादी यानी जो रियल में जो होता है वैसा ही प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। कथानक का विकास यानी जो उसमें कंटेंट होता है उसका विकास चलता जाता है, चलता जाता है। अब उपन्यास के तत्व क्या होते हैं, तो कोई भी उपन्यास जो होगा उसमें एक कथानक होगा, कंटेंट होगा, कुछ ना कुछ विषय होगा, उसमें कैरेक्टर्स होंगे, पात्र होंगे, उसमें संवाद यानी डायलॉग्स होंगे, बातचीत होगी, उसकी एक अपनी भाषा शैली होगी, और उसको लिखने का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा कि पाठक तक वो किस अर्थ में पहुंचे, ठीक है। फिर प्रमुख उपन्यासकार जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं तो प्रेमचंद जी हो जाएंगे, वृंदावन लाल वर्मा जी हो जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास जैसे कि गोदान बहुत फेमस है, गबन बहुत फेमस है। तो वैसे तो बहुत सारे उपन्यास हैं, बट हमें एक दो ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब उपन्यास के बाद आता है कहानी। अब कहानी जो है उपन्यास का छोटा भाई मान लो, यानी कहानी में इतने बड़े बड़े उपन्यास की तरह तो चीजें नहीं होती, यानी कम शब्दों में ही समझा दिया जाता है। यानी कम शब्दों में किसी एक घटना या भावना को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया जाए तो उसको गद्य रचना को कहानी कहा जाता है, ठीक है। यानी वो गद्य रचना जिसमें किसी एक घटना के बारे में, किसी एक भावना के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाए तो उसको गद्य रचना में कहानी कहा जाता है। लेकिन उपन्यास में बहुत डिटेल में कई सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत डिटेल में होती हैं चीजें। विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि शॉर्ट में होती है, कहानी जो होती है शॉर्ट होती है, उपन्यास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब शॉर्ट है तो इंटरेस्टिंग ज्यादा होगा, एक ही मुख्य घटना पे फोकस किया जाता है, सीमित पात्र यानी कैरेक्टर भी लिमिटेड होते हैं इसमें, और इसका अंत बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है, ठीक है। यानी हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ कहानी हमें एंड में इमोशनल करा जाती हैं, रुला जाती हैं, ठीक है। अब कहानी का उद्देश्य, यानी कहानी का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, लोगों को शिक्षित दे करना, ठीक है, यानी चेतना जगाना, सामाजिक संदेश देना, लोगों को जागरूक करना। कहानीकार कौन कौन से, प्रेमचंद हो गए, प्रसाद जी हो गए, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी हो गए, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं नाटक। नाटक भी एक विधा है। इसमें क्या होता है, नाटक में इसका मंचन किया जाता है, यानी मंच पे नाटक को किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें संवाद होते हैं, अभिनय यानी एक्टिंग होती है, इसके माध्यम से जो प्रस्तुत साहित्यिक रचना है इसको नाटक कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा रामलीला, आप रामलीला देखते हो जाकर स्टेज पे, तो वहां पे कोई राम बने होते हैं, कोई लक्ष्मण बने होते हैं, ठीक है, कोई रावण बने होते हैं, तो मतलब सब अपने अपने कैरेक्टर, यानी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक कैरेक्टर होता है और वो अभिनय कर रहे होते हैं डायलॉग्स के माध्यम से, ठीक है, हमको दिखा रहे होते हैं अपनी जो प्रदर्शन होता है, ठीक है, और रामलीला जो होती है। तो ये क्या एक तरीके का नाटक है। विशेषता क्या होती है, ये मंचन योग्य होता है, यानी इसको मंचन किया जा सकता है, इसको मंच पे ले जाके इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संवाद प्रधान होता है, यानी डायलॉग सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, अभिनय एक्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दृश्य विभाजन यानी सीन का विभाजन होता है, अलग अलग सीन में अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग कैरेक्टर आएंगे, अलग अलग सीन होगा, ठीक है। पात्रों की सक्रियता यानी जो कैरेक्टर होंगे वो एक्टिव रहते हैं इसमें। फिर इसके तत्व क्या होते हैं, इसमें कथा वस्तु यानी कोई ना कोई कंटेंट होगा, फिर उसके कैरेक्टर यानी पात्र होंगे, संवाद यानी डायलॉग्स होंगे, मंच व्यवस्था यानी पूरी व्यवस्था होगी, मंच पे लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है, सामने ऑडियंस बैठी होगी, ये पूरी व्यवस्था की जाती है। और हर नाटक का अपना एक उद्देश्य भी होता है। प्रमुख नाटककार में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, मोहन राकेश हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निबंध। किसी विषय पर विचारपूर्ण व्यवस्थित गद्य रचना को निबंध कहते हैं, यानी बहुत सोच समझकर व्यवस्थित तरीके से लिखना, डिटेल में लिखना निबंध कहलाता है। विशेषता क्या है, इसमें विचार प्रधान, यानी किसी विचार को बहुत ज्यादा गहराई से दिखाया जाता है। इसकी भाषा सरल होती है ताकि लोग आसानी से समझ सकें। तार्किक प्रस्तुति होती है, यानी कोई भी चीज अगर प्रस्तुत की गई है तो उसके पीछे लॉजिक होगा। विवेक के आधार पे, ऐसे ही नहीं कि वही कुछ भी लिख दिया, लॉजिक होगा, लॉजिकल चीजें होंगी, ठीक है। लेखक की व्यक्तिगत शैली, और हर लेखक के निबंध लिखने का अपना खुद का एक स्टाइल होता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। निबंध के प्रकार, तो निबंध कई तरह के होते हैं। वर्णनात्मक जिसमें वर्णन किया जा रहा हो, विचारात्मक, भावनात्मक, ठीक है, कई तरह के निबंध होते हैं। लिखने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत फेमस है, रामचंद्र शुक्ल भी बहुत फेमस है, महादेवी वर्मा, ये सब ऐसे फेमस निबंधकार हैं जिन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। इसके बाद आता है आत्मकथा। जब लेखक खुद अपने जीवन की कहानी लिखता है, यानी अपने जीवन के बारे में खुद से लिखता है, तो आत्मकथा कहलाता है। विशेषता क्या है, लेखक स्वयं नायक होता है, अपने बारे में लिख रहा है, सच्ची घटनाएं लिखेगा, क्योंकि जो जो उसके जीवन में हुआ है उसको पता होगा अच्छे से, तो उसी को पता होगा ना, दूसरों को थोड़ी पता होगा, तो जो घटनाएं लिखेगा वो सच्ची घटनाएं हैं। और उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखेगा वो। एग्जाम्पल सत्य के प्रयोग, यानी महात्मा गांधी, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने सत्य का प्रयोग लिखा है। जीवनी क्या होती है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का वर्णन जीवनी कहलाती है। इसमें महान व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में लिखा जाता है, उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में लिखा जाता है, ऐतिहासिक जानकारी लिखी जाती है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी जाती है, ठीक है। संस्मरण, पुरानी यादें, यानी जो हमारी स्मृति में पुरानी यादें होती हैं और जो हमारे अनुभव होते हैं उसका वर्णन करना, उसको लिखना संस्मरण कहलाता है, ठीक है, यानी अपने याद के अनुसार लिख रहे हैं हम। विशेषता क्या है, स्मृतियों पे आधारित होती है, जैसे मान लो बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ होगा, या मैं किसी स्कूल में गया हूँगा तो मेरे स्कूल का पहला दिन कैसा रहा होगा, तो वो मेरे को याद है मान लो अगर, तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ, तो वो संस्मरण है, यानी मैं अपनी स्मृति के आधार पे लिख रहा हूँ। भावनात्मक शैली, क्योंकि भाई इसमें इमोशंस होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वास्तविक अनुभव, एक्चुअल में जो हमने अनुभव किया होता है हम उसको लिखते हैं। रेखा चित्र, ये चीजें आएंगी नहीं पेपर में, ठीक है, ये संस्मरण वगैरह इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ। रेखा चित्र, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु का शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है, यानी इसमें संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है, बहुत शॉर्ट में। प्रभावशाली भाषा का यूज होता है। चित्रात्मक शैली, यानी चित्रात्मक शैली भी यूज की जाती है। यात्रा वृत्तांत, जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो यात्रा के दौरान उसको जो अनुभव मिलता है उसके बारे में अगर वो लिखता है तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसमें यात्रा का विवरण होता है, कहाँ कहाँ पे गया, किस किस स्थान पे गया, क्या क्या उसने देखा, उसका विवरण होता है। सांस्कृतिक, यानी वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, क्या पहनावा है, क्या रहन सहन है, कैसे वो रहते हैं, कैसा सोचते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। डायरी, डायरी लेखन क्या होता है, ये एक पर्सनल तरह की चीज होती है, लोग अपनी डायरी लिखा करते हैं, ठीक है, यानी प्रतिदिन की घटना और अनुभव को लिखने की विधा डायरी कहलाती है। विशेषता क्या है, ये व्यक्तिगत लेखन है, यानी पर्सनल है, ठीक है। और ये दैनिक घटनाएं, यानी उसकी लाइफ में, व्यक्ति की लाइफ में जो जो हो रहा है वो उसके बारे में लिखता है। सरल भाषा, एकदम सिंपल भाषा में लिखा जाता है। फिर है आधुनिक गद्य साहित्य का महत्व। समाज की समस्याओं को सामने लाता है ये, और नई सोच विकसित की है इसने। स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार को भी बढ़ावा दिया है, और मानव जीवन का यथार्थ चित्रण, ठीक है, यानी समाज में जो समस्याएं हैं, एक्चुअल में जो समस्या है उसको सामने लाता है। जो नई सोच विकसित हुई है लोगों में उसको लिखता है, ठीक है। स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देता है, और मानव जीवन में जो यथार्थ, यानी जो रियलिटी है, यानी जो सच में मानव जीवन है उसका चित्रण करता है।
लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य ने हिंदी भाषा को बहुत समृद्ध बनाया है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये सारी विधा है जिन्होंने समाज, संस्कृति और मानव जीवन को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन विधाओं के माध्यम से जो हमारा लिटरेचर है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। आप उपन्यास, कहानी को केवल मनोरंजन का साधन मत समझना, बल्कि ये समाज में सुधार लेकर आते हैं, लोगों में चेतना उत्पन्न करते हैं, यानी लोगों को जागरूक बनाते हैं। ठीक है, समाज सुधार के लिए भी ये बहुत जरूरी साहित्य है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 3, लोक मंगल की अवधारणा। लोक मंगल का अर्थ क्या होता है, यानी जनता का कल्याण। ठीक है, लोक मंगल यानी लोक मतलब जनता, उनका मंगल यानी उनका कल्याण, यानी जनता का कल्याण या समाज का हित। ठीक है, साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि समाज को सही दिशा देना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को संवेदनशील बनाना है। ठीक है, लोगों में अच्छे मूल्यों को विकसित करना, ये हमारे लिटरेचर यानी साहित्य का उद्देश्य होता है। तो लोक मंगल की मुख्य बातें क्या हैं, ये जो साहित्य होता है ये समाज का कल्याण करता है, लोगों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। नैतिक मूल्य में क्या आएगा, जैसे ईमानदारी से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, के साथ मतलब किसी के साथ मारपीट झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नैतिक मूल्य हमारे अंदर स्थापित करता है। मानवता का विकास करता है, सामाजिक बुराइयों का विरोध करता है, और जन जागरण यानी जनता को जागरूक करने का काम करता है। साहित्य और लोक मंगल यानी साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से अन्याय का विरोध करते हैं। ठीक है, अच्छे मूल्यों का प्रचार करते हैं, समाज में लोगों को जागरूक करते हैं। अब जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार देखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को लोक मंगल का साधन माना है। ठीक है, इनके अनुसार साहित्य वही श्रेष्ठ है जो समाज के लिए उपयोगी हो। ये इन्होंने बोला है कि वही साहित्य अच्छा है जो समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसा साहित्य जो अश्लीलता फैलाता हो, ऐसा साहित्य जो हिंसा की बात करता हो, ये समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उदाहरण की। प्रेमचंद्र का साहित्य हो गया, कबीर की वाणी हो गई, तुलसीदास जी की रचनाएं हो गई, ये सब क्या है, लोक मंगल साहित्य में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, फिर से जागना या नई चेतना का विकास होना, या फिर जागरूकता जागरूकता बढ़ना। ठीक है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति का आंदोलन था, यानी समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, लोग पुरानी रूढ़ियों को छोड़ रहे थे, नई चीजों को अपना रहे थे, जागरूक हो रहे थे, चेतना का उदय हो रहा था। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आती है। तो पुनर्जागरण की विशेषता क्या है, इसको समझते हैं। नई सोच का विकास, यानी लोग जो थे वो रूढ़िवादी जो बातें थी ना, अंधविश्वास था, इससे बाहर आने लगे थे। शिक्षा का प्रसार, यानी ज्ञान और विज्ञान को महत्व मिलने लगा था। मानवतावाद, यानी मनुष्य को उसके अधिकारों पर ध्यान दिया गया, मनुष्य और उसके अधिकारों पे। सामाजिक सुधार, यानी समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उसका विरोध होने लगा। स्वतंत्रता की भावना, यानी राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। और हिंदी साहित्य में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो पुनर्जागरण के कारण आधुनिक साहित्य का विकास हुआ है। ठीक है, और नई विधाओं का जन्म हुआ है, और समाज सुधार की भावना बढ़ी है। तो ये परिवर्तन हुआ है। प्रमुख इसमें कैरेक्टर कौन से रहे हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, भारती तू हरिश्चंद्र। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा ना समझो एक बार। देखो, अंग्रेजों का शासन था, समाज में बहुत बुराइयां थी, लेकिन उस समय क्या था, थोड़े से लोग जागरूक होने लगे थे, अंधविश्वास खत्म हो रहा था, ज्ञान विज्ञान फैल रहा था, तो लोग थोड़ा सा समझदार हो रहे थे। मनुष्य अपने अधिकारों पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे, मनुष्य और उनके अधिकारों पे। समाज में कुरीतियां थी, जैसे जाति प्रथा हो गई, या मान लो बाल विवाह हो गया, या सती प्रथा हो गई, इन कुरीतियों का विरोध होने लगा था। स्वतंत्रता की भावना, क्योंकि देखो लोग जो थे गुलाम थे, किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उनके अंदर एक भावना विकसित हो रही थी कि हमको आज़ादी चाहिए, यानी हमें स्वतंत्र होना है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना विकसित हो रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद है आधुनिकता और आधुनिकता का बोध। आधुनिकता का मतलब क्या है, समय के अनुसार नए विचार, नई जीवन शैली और परिवर्तन को अपनाना जो होता है उसको आधुनिकता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिकता बोध का अर्थ क्या है, आधुनिक जीवन की जो समस्या है, जो संघर्ष है और जो परिवर्तन है, इसको समझने की चेतना को हम आधुनिकता बोध कहते हैं। यानी आधुनिक जीवन में जो लोगों की समस्याएं चल रही है, आज के समय में जो लोगों की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, उसमें जो परिवर्तन है उसको जो समझना है, इसी को आधुनिकता का बोध कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो भी ये प्रॉब्लम्स है, इसको हम तर्क के आधार पे, विज्ञान के आधार पे इसको समझेंगे। ठीक है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। फिर व्यक्तिवाद, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। फिर यथार्थवाद, यानी जीवन की जो वास्तविक समस्या है, जो रियल में जो समस्या है, उसका चित्रण किया जाने लगा है। परिवर्तनशीलता, यानी जो पुरानी परंपराएं थी,
जो चली आ रही थी, अब उससे लोग ऊपर उभर रहे हैं और नई सोच यानी अलग सोच के साथ जीवन जी रहे हैं। ठीक है, शहरी जीवन का भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी अकेलापन, तनाव, संघर्ष का चित्रण भी देखने को मिलता है। शहरी जीवन क्या है, एक फास्ट लाइफ है, लोग अकेलेपन में है, तनाव में रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं। गाँव जैसी लाइफ थोड़ी है। शहरों में तो आप ये लगा लो, आप यहाँ रहते हो, फ्लैटों में जो रहते हैं वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, उसको ये भी नहीं पता होगा उसका पड़ोस में कौन रहता है। ऐसा अकेलापन वाला जीवन है, तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, फिर साहित्य में आधुनिकता, यानी आधुनिक साहित्य में मनुष्य की समस्याएं उसको लिखा जाने लगा है, मानसिक तनाव का वर्णन किया जाने लगा है, समाज में जो बदलाव आते हैं वो भी आपको आधुनिक साहित्य में देखने को मिलेगा, और मानव का जो अस्तित्व को लेकर जो संघर्ष दिखाई दे रहा है ये आपको आधुनिक साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, आधुनिकता बोध का महत्व क्या है, यानी जब हम आधुनिकता को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नई सोच विकसित होती है, समाज को बदलने की हम प्रेरणा देते हैं। साहित्य को हम यथार्थ यानी साहित्य को रियलिटी से जोड़ा जाता है, कल्पनाएं नहीं रहती उसमें कि काल्पनिक साहित्य लिख दिया, नहीं, रियलिटी से जोड़ा जाता है। फिर अनुभूति की प्रामाणिकता, जो अनुभव है, ठीक है, यानी जब लेखक अपनी सच्ची और वास्तविक भावना और अपने अनुभव को ईमानदारी से व्यक्त करता है, यानी इसमें हमने जो अनुभव किया है यानी लेखक ने जो अनुभव किया है उसको प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, यानी उसको उसने जो फील किया है, जो अनुभव किया है उसको लिखता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रामाणिकता भी यानी वो सही भी होती है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, वास्तविक अनुभव यानी कल्पना से अधिक सच्चाई पे बल देना, यानी अब कल्पनाएं ज्यादा चीजें नहीं है बल्कि सच्चाई को साहित्य में लिखा जा रहा है। ईमानदारी, ईमानदार अभिव्यक्ति यानी भावनाओं की सच्ची प्रस्तुति की जाती है। अपना व्यक्तिगत अनुभव यानी लेखक अपने जीवन से जुड़े जो उसके अनुभूतियां हैं, जो उसके अनुभव है उसको लिखता है। संवेदनशीलता यानी मानव जीवन में जो दुख सुख होता है इसका चित्रण किया जाता है। और साहित्य में इसका क्या महत्व है, साहित्य में जब इस तरीके से लिखा जाने लगता है यानी वास्तविक चीजें लिखी जाती है, ईमानदारी से लिखी जाती है, व्यक्तिगत अनुभव लिखे जाते हैं, तो उससे रचना जो होती है प्रभावशाली बन जाती है। कैसी बन जाती है, प्रभावशाली। पाठक जो होते हैं भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, साहित्य जो होता है ज्यादा विश्वसनीय होने लगता है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण ये है कि महादेवी वर्मा की रचनाएं और निराला की कविताएं, प्रेमचंद्र की कहानियां, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब इन तीनों विषय को आपस में जोड़ के देखते हैं। लोक मंगल का मतलब क्या है, समाज का कल्याण, यानी ऐसा साहित्य जो समाज का कल्याण करता हो, समाज में जागरूकता फैलाता हो। पुनर्जागरण यानी नई चेतना, नई जागृति। ठीक है, पुराने अंधविश्वास को छोड़कर नई चीजों को समझना, वास्तविकता से जोड़ना। आधुनिकता क्या है, नई सोच और नई सोच के साथ नया परिवर्तन। अनुभूति की प्रामाणिकता क्या है, मतलब जो सच में अनुभव किया गया हो, सच्ची भावना जो है उसको लिखकर जो व्यक्त किया जाता है तो उसको अनुभूति की प्रामाणिकता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी यूनिट 3 का खत्म हो जाता है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, यानी यूनिट 3 में साहित्य की हमने कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अध्ययन किया है जिससे समाज, मानव जीवन, आधुनिक चेतना को समझने में सहायता मिलती है। इसमें हमने लोक मंगल जो साहित्य है उसकी बात की है, जो जनता को जागरूक करती है। पुनर्जागरण यानी नई चेतना को जो जन्म देता है, ऐसे साहित्य के बारे में बात की है। ठीक है, आधुनिकता यानी जो जीवन में पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाने की बात चलती है, ऐसा साहित्य देखने को मिलता है। इसके बाद है अपना यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में सबसे पहला है पॉइंट हमारा बिंब यानी इमेज। कविता या साहित्य में शब्दों के माध्यम से कोई दृश्य, कोई वस्तु या कोई भावना या कोई स्थिति चित्र प्रस्तुत करना बिंब कहलाता है। ठीक है, आप देखो कहानी, जब हम मान लो आप कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हो, उस कहानी की किताब में मान लो कोई चित्र नहीं है, ओनली टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब है ओनली शब्द है। अब उन शब्दों को जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ इमेज आ जाएगी, कोई दृश्य आ जाएगा। जैसे मान लो आप जंगल के बारे में पढ़ रहे हो तो आपके मन में क्या आएगा, जंगल का चित्र आ जाएगा, घना जंगल होगा, पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, यानी एक बिंब प्रस्तुत हो जाता है। अर्थात जब शब्द पढ़ते ही हमारे मन में कोई चित्र बनने लगे तो उसको बिंब कहते हैं। उदाहरण के लिए नीले आकाश में उड़ते पक्षी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में नीला आकाश आ जाए, उसमें उड़ते हुए पक्षी आ जाए, तो उसको बिंब कहा जाता है। ठीक है, ये पढ़ते ही मन में आकाश और पक्षियों का चित्र बनता है, इसी को बिंब कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, चित्रात्मकता, यानी मन में दृश्य उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारे मन में एक दृश्य उत्पन्न करता है जिससे हम और गहराई से उस लिटरेचर से जुड़ पाते हैं। फिर भावों की अभिव्यक्ति यानी भावनाओं को प्रभावशाली बनाता है। कल्पनाशीलता यानी कवि की कल्पना शक्ति दिखाई देती है कि कवि जैसा जैसा इमेजिन कर रहा है, जैसी जैसी चीजें लिख रहा है और वैसी ही चीजों को हम भी इमेजिन करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें कल्पना शक्ति भी दिखाई देती है। सौंदर्य वृद्धि यानी कविता को सुंदर और आकर्षक इसके द्वारा बनाया जाता है। बिंब का महत्व क्या होता है, कविता को जीवंत बनाना यानी रियलिटी, रियल लगे। पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ना यानी इमोशनल रूप से उसे वो जुड़ जाए। ठीक है, कल्पना शक्ति को ये बढ़ाता है, हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा, हमें कल्पनाओं की दुनिया में ले जाएगा। ठीक है,
अब दूसरा है प्रतीक यानी सिंबल। जब कोई शब्द, वस्तु या चिन्ह किसी गहरे अर्थ को व्यक्त करे तो उसको प्रतीक कहा जाता है। प्रतीक जैसे जैसे कमल है, कमल जो है, कमल का वैसे एक फूल होता है, लेकिन कमल जो है ये पवित्रता को दिखाता है, ठीक है। दीपक, दीपक जो है वो प्रकाश को दिखाता है, वो ज्ञान को दिखाता है, यानी दीपक लिखा जा रहा है लेकिन वो प्रतीक है ज्ञान का। अंधकार का मतलब क्या है, अज्ञान की बातें हैं। सूर्य का मतलब शक्ति, ठीक है। सूर्य जो है पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, यानी सूर्य को शक्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये शब्द हैं। अब ये शब्द जो है ये प्रतीक के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्रतीक की विशेषताएं, गहरा अर्थ, यानी इसमें क्या होता है, कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ बता दिया जाता है। यानी जो शब्द होता है, जरूरी नहीं उस जैसा शब्द दिख रहा हो वो उसका वही अर्थ हो, वो उसके एक प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रतीक का अर्थ अलग हो सकता है, यानी कम शब्दों में बड़ा अर्थ बताना। संकेतात्मकता, यानी सीधे ना कहकर बातों को संकेत में कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा व्हाइट झंडा, व्हाइट झंडा लगा दिया जाता है, यानी शांति की बात की जा रही होती है, ठीक है। और प्रभावशीलता, यानी रचना को अधिक प्रभावशाली बनाता है, इंटरेस्टिंग बना देता है। साहित्य में इसका क्या महत्व है, ये भावों को गहराई देता है, यानी इमोशंस जो होते हैं उसको बहुत गहरा बना देता है, भाषा को सुंदर बना देता है। पाठक जो है उसको सोचने पे मजबूर करता है। अब सीधा सीधा शब्द लिखा है, उसका सीधा सीधा अर्थ है, तो पाठक क्या सोचेगा, अब सब कुछ तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब उसको बातों को प्रतीक के रूप में लिखा गया होगा तो वो प्रतीक के बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, उन अर्थों पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा मिथक। जो पुरानी कथाएं हैं, प्राचीन जो प्राचीन धार्मिक विश्वास है या जो पौराणिक घटनाएं हैं जिन्हें प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है, इसको मिथक या मिथ कहा जाता है, ठीक है। जैसे रामायण में, महाभारत में, कृष्ण कथा में, समुद्र मंथन में बहुत सारी ऐसी चीजों को प्रतीक के रूप में या प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। मिथक की क्या विशेषता होती है, ये पौराणिक आधार होता है, यानी धर्म और इतिहास इनसे जुड़ी हुई कथाएं होती हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व भी होता है, यानी समाज की परंपराओं को दर्शाता है। ये प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है, यानी इसमें गहरे संदेश छिपे होते हैं, ठीक है। अब साहित्य में मिथक का उपयोग यानी वर्तमान समस्याओं को समझाने के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी मिथक का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो भाव हैं, इमोशंस हैं, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है विसंगति। नेक्स्ट टॉपिक है, जब जीवन, समाज या परिस्थिति में असामान्यता दिखे, विरोध दिखे या असंतुलन दिखाई दे तो इसको विसंगति कहा जाता है, ठीक है। यानी जीवन में, समाज में, परिस्थिति में कोई विरोध या कोई असंतुलन दिखाई देता है तो विसंगति कहलाता है। उदाहरण के लिए गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है ये विसंगति है। समाज में जो भ्रष्टाचार है ये विसंगति है। बेरोजगारी भी एक क्या है, प्रॉब्लम है, समस्या है। सामाजिक अन्याय भी एक विसंगति है, ठीक है। फिर विसंगति की विशेषता क्या होती है, इसमें विरोधाभास होगा। जहां पे भी आपकी विसंगति होगी वहां पे विरोधाभास होगा, वहां पे आपको विरोध दिखेगा, यानी वास्तविकता और आदर्श का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। सामाजिक समस्या, यानी समाज की कोई कमजोरी या कोई समस्या को दिखाएगा ये। तनाव और संघर्ष, मानव जीवन की कठिनाई का चित्रण किया जाएगा इसमें। अब इसका साहित्य में क्या महत्व होता है, समाज की सच्चाई सामने लेकर आता है, ठीक है। समाज में जैसे गरीबी है, गरीबी में जो बुरी स्थिति होती है उसको सामने लेकर आएगा। लोगों में जागरूकता पैदा करता है। परिवर्तन के लिए प्रेरणा भी मिलती है, यानी बदलाव के लिए भी प्रेरणा मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है विडंबना। जब वास्तविकता और अपेक्षा में अंतर हो, यानी जो सच्चाई है, जो अपेक्षा है उसमें कोई अंतर हो, कोई स्थिति उल्टी लगे, देखने में उल्टी प्रतीत हो, तो उसको विडंबना कहते हैं ना, हाय क्या ये विडंबना है। तो उदाहरण के लिए जैसे ईमानदार व्यक्ति है उसका अपमान किया जाए तो आपको क्या लगेगा कि आप कहोगे क्या विडंबना है, बताओ, इतना ईमानदार आदमी है इसको कितना अपमानित किया जा रहा है। या भ्रष्ट व्यक्ति को सम्मान दिया जाए तो आप क्या कहोगे कि भाई बिल्कुल उल्टी चीज हो रही है, ये तो बड़ा करप्ट व्यक्ति है, इसको इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो ये विडंबना है समाज की। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बेरोजगार घूम रहा है तो ये क्या है, ये भी समाज की एक विडंबना है, यानी जहाँ पे आपको सारी चीजें उल्टी प्रतीत हो। अब विडंबना की विशेषता क्या होती है, इसमें विरोधाभासी स्थिति होती है, यानी जो होना चाहिए हमेशा उसके अपोजिट होगा। व्यंग्यात्मक प्रभाव होता है, यानी समाज पे कटाक्ष किया जाता है। बहुत गहरी संवेदना जुड़ी होती है, यानी इसमें दुख और पीड़ा का एहसास होता है, ठीक है। साहित्य में इसका क्या महत्व होता है कि समाज की जो रियलिटी है ये दिखाई देगी, पाठक को सोचने पे मजबूर कर देगी, व्यंग और आलोचना का माध्यम भी बनती है। अब इन तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। बिंब यानी शब्दों से चित्र बनता है, यानी कोई शब्द लिखा है, हम मन मन में उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। दृश्यात्मक होता है, ठीक है, यानी हम दृश्य के बारे में सोचने लग जाते हैं। कल्पना प्रदान होता है, यानी कल्पनाएं करने लग जाते हैं। प्रतीक में क्या होता है, शब्द कुछ होगा लेकिन उसका अर्थ कुछ और, यानी संकेत होगा, किसी दूसरे अर्थ की तरफ संकेत होगा। संकेतात्मकता दिखती है, अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। मिथक में क्या होता है, पौराणिक कथाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, सांस्कृतिक आधार होता है इसका, परंपरा प्रधान होती है, जो ट्रेडिशन चली आ रही है उसी पे माना जाता है।
फिर दूसरी तरफ है विसंगति और विडंबना। विसंगति में क्या होता है, असंतुलन या विरोध होगा। विडंबना में क्या होगा, बिल्कुल उल्टी चीज होगी। ये सामाजिक समस्या को दिखाएगी, ये व्यंग्यात्मक प्रभाव को दिखाएगा। यहाँ संघर्ष दिखता है तो यहाँ पे कटाक्ष आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अपनी यूनिट 4 खत्म हो जाती है। यूनिट 4 में हमने साहित्य के महत्वपूर्ण जो आलोचनात्मक तत्व हैं उसको समझाए। हमने बिंब को पढ़ा है कि बिंब जो कविता होती है उसके ऐसे कविता को चित्रात्मक बना देता है। फिर हमने प्रतीक को पढ़ा जिसका अर्थ बहुत गहरा होता है। मिथक को पढ़ा जो संस्कृति और परंपरा प्राचीन चीजों को दिखाता है। विसंगति समझा जो समाज की समस्या दिखाता है। विडंबना समझा जो समाज में व्यंग करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में आपको ये पूरे का पूरा 4 की 4 यूनिट करा दी है और आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जो भी चीज आप यहाँ पे देख के जा रहे हो इसी में से क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से पेपर में लिख पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।